चलो आ जाओ। अच्छा देखते मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोशिश करो सीरियस होने की। पंकज कह रहे हैं कि इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड एंड ऑफ अ साइड राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। गिवन का मतलब सुनो जरा, कह रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो आंख बंद करके भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। सबसे पहले तो ये रहा हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, ए बी सी। कह रहे हैं इसकी हाइपोटेन्यूज कोई भी एक साइड, इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो वो गिवन है। अब ये पक्की बात है मानसी कि लेंथ जब भी ऐड होंगे तो आंसर कांस्टेंट ही आएगा। अगर मैं बोलूँ हाइपोटेन्यूज x है और इसको चलो मैं y कंसीडर कर लेता हूँ, तो गिवन क्या है कि जो x प्लस वाई है वो कोई कांस्टेंट होगा, मान लीजिए वो k होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं सो दैट द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज मैक्सिमम। ये प्रूफ करना है। कब? ये मैक्सिमम तभी होगा जब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना, जो एंगल होगा वो π/3 होगा, तभी इसका एरिया मैक्सिमम होगा। क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएंगे जो x और y गिवन हो, इनके बीच में एंगल डिफरेंट होंगे। यस और नो? कभी एंगल 60 होगा, कभी 30 होगा, 45 होगा, 0 होगा, 90 होगा, कुछ भी होगा। तो जब एंगल π/3 होगा तब एरिया मैक्सिमम होगा, ये हमको प्रूव करना है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 1/2 बेस इनटू हाइट। अब सुनो हाइट कैसे निकालेंगे? अब पाइथागोरस थ्योरम लगेगी x² - y। क्या ये मानसी बच्चे समझ जाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। यस और नो? तो अगर इसकी वैल्यू निकालोगे √x² - y² निकल के आएगी। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब यहां से मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये है भैया कि x के रेस्पेक्ट में सर करें या y के रेस्पेक्ट में, समस्या ये आ रही है। तो ये तो समस्या खैर छोटी है, दूर हो जाएगी। कैसे? देखो मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू यहां से निकालो, क्या होगी? अब देखो ये पूरा क्वेश्चन y में आ गया। अब तो ये y के रेस्पेक्ट में करते हैं। अब यहां से आगे जो सारे बच्चे गलतियां करते हैं पहले उसको देख लो। मैं एक चीज बताने जा रहा हूं। करने को तो हम लोग डायरेक्ट इसका भी डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट का। और हमको पता ही है कि भैया ये मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है तो मैं 2 बार होगा, और अंडर रूट के क्वेश्चन को एक बार तो वो भैया करना सिंपल है, डबल बार में बड़ी दिक्कत होती है। तो एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको समझेंगे सारे बच्चे लोग। पहले तो ये थोड़ा सा सॉल्व भी हो सकता है। कैसे? a² - b² का फॉर्मूला, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ये हो गया k और ये होगा k - 2y। मैं एकदम प्रोसेस से बाकायदा एक एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो ये हो गया अंदर k² - 2k। यस और नो? अच्छा, अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बट जब कभी भी अंडर रूट आए ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो ये हो जाएगा y²/4 और ये हो जाएगा k² - 2k। यस और नो? अच्छा, ये एक फंक्शन था। अगर ये फंक्शन मैक्सिमम है तो इसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। ये कोई कहने वाली बात नहीं, अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ मैंने इसलिए किया जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, ठीक है। तो इसको भी हम एक फंक्शन लेट कर लेते हैं, मान लो z फंक्शन लेट कर लिया, ठीक है सर। चलिए अब इसको y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये भी आप एग्जाम में करके अगर ऐसे आओगे तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, और कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं। तो देखो dz/dy। एक काम कर सकते थे, यहीं पर थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई कर लो। चलो ये हो जाएगा y² k²/4 माइनस y³ और 2k/4। यस और नो? ठीक है सर, कैलकुलेशन थोड़े देखे चलना। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन करो। तो y² क्या होगा? 2y k²/4 माइनस ये होगा 3y² × 2k/4। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होने वाला है। अब यार कुछ कैंसिल होगा। चलो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन। अगला काम क्या? इसको रख दो 0 के बराबर। जैसे ही आपने रखा है इसको 0 के बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो किसका होगा? यस और नो? ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है सर, कर सकते हैं। 4 से 4 काटा,
एक 2 से एक 2 शहीद हो गया, एक के से एक के शहीद हो गया। देखो क्या क्या बचा उसको देखो, वाई के और इधर कितना बचा 3y स्क्वायर। ठीक है, कहने को तो y की पावर क्या है 2, तो आंसर कितने आएंगे 2, तो एक आंसर आएगा निकल के 0 और दूसरा आएगा देखते हैं। तो एक y से एक y चला गया, कितना बच्चा k/3 इक्वल्स टू y की वैल्यू कितनी भैया निकल के आ गई k/3। यस और नो। अब आप कहेंगे सर y के पावर 2 थी, आंसर 2 आएगा, सही बात है, एक आएगा 0 और एक आएगा का k/3। तो y की वैल्यू अगर 0 हो गई मतलब लेंथ 0 है, ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। ठीक है सर, चलिए अब करेंगे इसको डबल डेरिवेटिव। किस वाले को हमने किया था, डिफरेंशिएशन किसका किया था हम लोगों ने, इसी का तो किया था ना। चलिए हमने काट दिया यहीं पे ना, उसको दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो भैया, हमारे पास dz ऊपर dy क्या था, मैं लिख देता हूँ। चलो 2y² माइनस 3y² इंटू 2k/4, यही तो था बेटे। अब इसका करना पड़ेगा दोबारा से डिफरेंशिएशन। देखो ये तो हो गया 2k² माइनस 6y इंटू 2k/4। तो देखो कट करो इसे, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो आंसर कितना बचा इधर k² माइनस का 3y। अच्छा y की जगह भैया क्या पुट करना है k/3। चलो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये हो गया y की जगह पुट कर दो k/3। तो ये तो हो गया k² माइनस 3y की जगह k/3 इंटू k, 3 से 3 कट गया, ये आया k² और माइनस का k²। पक्की बात है आंसर क्या आएगा माइनस का k², मतलब आंसर क्या आया नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो 0 से कम, और जब डबल डेरिवेटिव में 0 आता है मतलब k/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो जगह नहीं है, जगह का अभाव है, देखते हैं k/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यस और नो। अच्छा हमको प्रूफ तो ये करना था ना कि उनके बीच का जो एंगल है। चलिए यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। ये निकल के आई है y की वैल्यू। चलो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो x बराबर क्या आएगा k माइनस वाई, यस और नो। y की वैल्यू कितनी है k/3, तो ये आया 2k/3, यस और नो। y की वैल्यू निकल के आई k/3 और x की निकल के आई 2k/3। पक्की बात है जी। तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल ये था, ये x था और ये क्या था और ये एंगल था। अच्छा थीटा के लिए ये बेस हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा लगाएंगे, कहाँ लगाएं, मानसी दिख रहा है। cos थीटा बराबर होता है b/h, बोले तो y/x। ठीक है सर, y की वैल्यू कितनी है k/3, x की 2k/3। तो देखो k से k गया, 3 से 3 गया, 1/2 आया। अब cos में 1/2 किसका होता है π/3 होता है। तो थीटा कितना आ गया π/3। क्या चमका, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताओ, ये चीज़ ये बताओ कि मेरा लिखने का जो वो है कि मैं ये किया बीच में कहीं भी लिख देता हूँ, दिक्कत हो रही है मानसी यार। पता नहीं क्यों प्रैक्टिकली मैं थोड़ा सा मैथ को समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे साथ थोड़ी प्रॉब्लम है। एक जो बड़े जेंटल टीचर्स होते हैं ना, बाकायदा तरीके से लिखेंगे, लेट वेट सेट सब करके स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो मुझे नहीं पता क्यों अंदर से मज़ा नहीं आता है कि लेट एट क्या कंसेप्ट समझो ना आप लोग, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैं हो सकता हूँ गलत, क्योंकि हर टाइप के बालक हैं। किसी को अच्छा लगता है कि सर एक प्रॉपर वे से करो, हम छाप लें, आप साइड में हो जाओ, आपका काम खत्म हो गया, हम छाप लें। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझो मतलब। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाटी, डाउट हो बताओ, पक्की बात है। एक और करा दें क्या, देखो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भैया इंटीग्रेशन फाइंड करना है, लिमिट है -1 से 2 और फंक्शन कौन सा मॉड्यूलस। तो जब मॉड्यूलस फंक्शन होता है तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, ब्रेकडाउन होता है फंक्शन। तो फंक्शन का ब्रेकडाउन कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग टर्निंग पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं सर, सबसे पहला काम है जो भी मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर लिखी है पॉलिनोमियल, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। तो चलिए x³ माइनस 3x² प्लस 2x इक्वल्स टू x आ गया बाहर
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चलिए भैया इसके फैक्टर करते हैं, तो 2 बन जा 2, ठीक है। तो माइनस 2x माइनस एक्स प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। x आया तो x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो एक बार जब इनको एक एक करके 0 के बराबर पुट किया तो जब x को रखोगे 0 के इक्वल तो एक बार 0 आएगा, एक बार 1 आएगा और एक बार 2 आएगा। यस और नो? पावर, हाँ जी, पावर कितनी है 3, तो जीरोस भी 3 आएंगे। मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, जो भी मॉडुलस फंक्शन, ये 3 बार में ब्रेक डाउन हुआ। कैसे ब्रेक डाउन हुआ उसको समझो सारे बच्चे ध्यान से जरा। चलो यहाँ से बताता हूँ। आंख बंद करके ये साइन लगाओ, फिर ये लगाइए और फिर ये लगाइए। 3 बार तो होगा, ठीक है सर। अब देखो, अच्छा ये जो है, ये जो फंक्शन है हमारा, इसकी लोअर लिमिट क्या -1, अपर लिमिट क्या 2। तो मतलब ये -1 से और 2 के बीच में नाचेगा। अब ये वैल्यू क्या है, इसके बीच में ही तो है। देखो तो एक 0 आ रही है और एक 1 आ रही है, तो एक ये और एक ये, ठीक है सर। तो पहली लिमिट हमारी थी रहने वाली -1 से 0, एक रहने वाली है 0 से 1 और एक रहने वाली 1 से 2। क्या ये बात समझ में आई आपको? -1 से 2 के बीच में लिमिट है, ठीक है सर, और इनके बीच में 0 1 2। तो इस तरीके से हमने एक ये। चलिए अब जो भी इसके अंदर फंक्शन लिखा है, आंख बंद करके उसको 3 बार लिख दो। देखो फिलहाल मैं थोड़ा सा रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि लॉजिक सारे बता चुका हूँ, तो इसे समझते चलो। 3 बार लिख दो आंख बंद करके। एक चीज़ का लॉजिक उसे देखो, फिर तो केवल और केवल कैलकुलेशन है। समझिए 0 से लेके -1। तो एक काम करो, पढ़े लिखे आदमी हो, -1 से 0 के बीच में जो भी वैल्यू पुट करोगे भैया वो नेगेटिव होगी। ऐसा और नो? चलिए यहाँ पर आ जाओ, ये इस वाले फंक्शन को कंसीडर करते हैं, इस वाले फंक्शन को। चलो x की जगह आप यहाँ पे -1 से 0 के बीच में कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे। आपको समझा रहा हूँ, x की जगह सपोज आपने पुट किया -1/2, समझाने के लिए। ये चीज़ नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये जो पूरा आंसर आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। और मॉडुलस को जब नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव कैसे करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करके। तो आँख बंद करके माइनस लगा दो। इस चीज़ को फिर से समझो, इनके बीच में कोई भी एक वैल्यू एट रैंडम लो। सपोज मैंने लिया x की जगह -1/2, यहाँ पुट करो, या तो वह भैया मल्टीप्लाई करो, बट हम लोग पढ़े लिखे आदमी तो समझेंगे x की जगह -1/2 पुट किया। चलो मैं करके बताता हूँ एक क्वेश्चन, फिर आप लोग डाउट दूर हो जाएगा। यहाँ पे रखो x की जगह -1/2, x की जगह -1/2 और x की जगह -1/2। अब देखो नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो इनका जो आंसर आएगा टोटल वो क्या होगा? नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आंसर माइनस आएगा। और मॉडुलस फंक्शन में जो आंसर आता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। तो माइनस का नंबर पॉजिटिव कैसे होगा? तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। ऐसे ही इधर आ जाइए, 0 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो। सपोज मैंने ले लिया 1/2, ठीक है सर, 1/2 प्लस का 1/2 मैंने यहाँ पुट किया 1/2 और 1/2 -2 और 1/2 -1। देखो पॉजिटिव, इसका आंसर क्या है? नेगेटिव। इसका आंसर कितना है? नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस, तो इसका जो आंसर है वो क्या है? प्लस। तो जब प्लस आता है तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब 1 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर लो, मान लो 3/2। चलो यहाँ पुट करो 3/2, 3/2 -2 और 3/2 -1। पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। जब आंसर नेगेटिव आएगा और नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? यस और नो, कैलकुलेशन है बस यहाँ पे, ठीक है सर। अब थोड़ा सा आप लोग साथ दो क्योंकि अब लॉजिक खत्म हो गया इसका। इस माइनस को तो लगाओ बाहर। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁴ 4/4 -3 x 3/3 प्लस 2 x² और लिमिट है -1 से 0। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? बात समझ आ रही है? ठीक, इधर आ जाइए। इसका भी सेम x⁴ 4/4 -3 x³ प्लस 2 x² और 0 से 1। इसका माइनस लगाइए, आंख बंद करके यही लिखते जाओ बस। आप लोगों को अपनी गलती मिली अभी तक या नहीं मिली? बता दो। ठीक है, फिर ठीक है, वरना फिर मैं अपनी गलती ढूंढता।
नहीं चाहिए। ठीक है सर। अब तो यार मैं कोई भी एक सॉल्व करके आपको दिखाने मतलब बता देता हूँ, बाकी तो सब ऐसे ही है। चलो पहले सो 3 से 3 कट करो, इस 2 से ये पंकज सॉरी, चलो इस 4 से ये वाला 4 काट के ख़त्म करो, कलेसी हैं नहीं कटेगा। तो ये हो गया, ऐसे ही सब में कर दो 3 3 2 2 3 3 2 2। चलिए तो ये होगा -1 से 0। ठीक, ऐसे सब हो जाएगा यार। अब 12th के हो, एक करके आपको दिखाता हूँ। माइनस तो लगा ही दो, अपर लिमिट। अच्छा 0 और माइनस में अपर क्या है? 0 है, तो यहाँ 0 पुट करो, 0 0 और 0, ये तो पूरा 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब जहाँ x है उसकी जगह माइनस, तो -1 की पावर 4 + 4 + 1। ठीक है सर। चलिए माइनस इसकी जगह +1 और इसकी जगह +1। ये माइनस के अंदर एंट्री हुई, माइनस माइनस प्लस, एलसीएम कितना आया 4, तो ये 1 + 4 + 4, तो ये आंसर कितना है 9/4। ये केवल भैया इतने का निकल के आया 9/4। इसका कितना आप लोगों ने निकाला 1/4, इसका निकाला आप लोगों ने 1/4। जब इन तीनों को ऐड करोगे तो 11/4। ठीक है, देखो मैंने आपको समझाया भी, एक चीज़ आपको बताता हूँ मानसी बेटे, आपको समझाया भी और तब टाइम हुआ है 7 मिनट। 10/4 होगा ना, 9/4 + 1/4 + 1/4। तो आंसर ये क्या था बेटे? माइनस था। आंसर किस में आया? पॉजिटिव आया ना। ठीक है, मतलब आपको समझा भी दिया, कर भी दिया, 7 मिनट के अंदर सारा हो गया। फिर भी आप लोगों ने 10 मिनट ले लिए, केवल और केवल कैलकुलेशन था, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही था बस ये। बट ये आपका बोर्ड में 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो इसे, मतलब छापो जो भी कुछ करना है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है जी? प्रूफ करना है। अच्छा मानसी ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, अगर ये क्वेश्चन अगर आपने पहली बार नहीं किया होता तो शायद मुझे लगता है कि उस लॉजिक को हम लोग समझ नहीं पाते ना। 0 to इनफाइनाइट है, इंटीग्रेशन करना है log x + 1/x डॉट dx अपन 1 + x²। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करें समझ नहीं आता। या तो लगाओ आइलेट, इसको अलग फंक्शन लो, इसको अलग फंक्शन लो, बड़ा लेंदी हो जाएगा। मैंने लगा के देखा बहुत लेंदी हो गया था। तो फिर अब बच्चों को शॉर्ट मतलब सस्ते में कैसे समझाए ना, सस्ते में ऐसे समझाएंगे कि ट्रिक निकली फिर कि भैया x की जगह क्या पुट कर दो। अब सर ये बताओ जरा, x की जगह साइन पुट कर सकते थे, कॉस कर सकते थे, टेन कर सकते थे, कॉट कई सारे थे। सर टेन ही क्यों? टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स को लिख क्या सकते हैं 1 + tan², और tan x को क्या लेट किया x, तो 1 + x² दिख रहा है। बस यही छोटा सा लॉजिक है, देखते हैं इसका करो डिफरेंशिएशन। तो ये dx हो गया, और tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 + tan² थीटा, और ये d थीटा। अच्छा tan थीटा की वैल्यू क्या x, तो ये हो गया 1 + x²। ठीक है सर। लेकिन अब ये जो फंक्शन था पूरा फंक्शन x में था, अब पूरा फंक्शन किस में होगा? थीटा में, तो इसकी लिमिट भी तो चेंज होगी ना। तो देखो कैसे चेंज होती है, कैसे चेंज होती है। एक बार रखो भाई x की जगह 0, tan थीटा = 0। चलो मैं करके बता देता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ कि जब x की वैल्यू 0 है, अब समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से, तो tan थीटा हो गया 0 के बराबर, और tan थीटा में 0 वैल्यू किसकी होती है? tan 0, तो थीटा कितना निकल के आ गया 0। ठीक है, और जब आप रखोगे x की वैल्यू इनफाइनाइट, तो tan में जो इनफाइनाइट वैल्यू किसकी होती है? tan 90 की, यस और नो? 90 बोले तो π/2। ठीक है सर। तो अब ये लिमिट हो गई 0 to π/2, और log x की जगह पुट कर दो tan थीटा, और 1/10 क्या होगा? cot, तो ये हो गया cot थीटा। ठीक है सर। और dx की जगह हमें जो पुट करना है वो 1 + x², और d थीटा नीचे भी क्या है 1+, तो ये तो सही हो गया। मानसी ये लाइन बेटा आ रही है नीचे? ठीक है, तो 0 to π/2। अब एक बात सुनो, क्या tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये डी थीटा। अब 12th क्लास के बच्चे तो एक चीज़ मैं डायरेक्ट करूंगा भैया कि साइन और कॉस का नीचे आएगा एलसीएम। ये लाइन आ रही है? नहीं आ रही। ठीक है, तो ये 0 to π/2 log
1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस। अरे सर ये कौन सा लॉजिक लगा दिया? देखो पंकज, एलसीएम आया नीचे साइन और कॉस, साइन इंटू कॉस, कॉस से कॉस कट गया, साइन का मल्टीप्लाई हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है सर, चलिए आज मुझे एक चीज़ समझाओ कि सर क्या चीज़, जैसे 12th क्लास के हैं बालक, ये मैंने एलसीएम नहीं लिया, अगर आप इस वीडियो को देखो क्या ये बात समझ आएगी? मजाक से हट के, किसी वीक बच्चे को दिक्कत किसी वीक बच्चे को दिक्कत हो सकती, मानसिक बहुत अच्छा होता है। अच्छा, वीक बच्चा इसको नहीं देखेगा, ये भी फैक्ट है। क्यों देखता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? चलो नहीं देखो ऐसा माना गया है कि एक आदमी ज़िंदगी भर सीखता है। तो आपसे मैंने एडवाइस ले ली कि मुझे यही कमेंट आता है कि सर आप अधूरा करके छोड़ देते हो कि ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, बट मैं जाता हूँ लॉजिक पे कि लॉजिक हो गया, कैलकुलेशन तो आप लोग खुद कर सकते हो। बट बहुत से बच्चे क्या होते हैं, आप लोग भी शायद ऐसे हो गए कि बहुत से टीचर ऐसा करते हैं, वीडियो बनाया साइड में हो गए, आपने पॉज के छाप लिया, मुझे ऐसा लगता है लोग करते हैं। चलो नेक्स्ट बार हम ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए क्योंकि मैथ्स को थोड़ा सा मैथ्स के तरीके से पढ़ो, ज़्यादा अच्छा है। चलो मान लीजिए ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर -1, यस और नो। और लॉग के साथ जो पावर होती है वो कहाँ पर आती है भैया? आगे आती है। चलो इसे नेक्स्ट लाइन में करें तो ये हो गया लॉग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लॉग साइन थीटा और प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos थीटा डी थीटा। ये तो मान ली समझ आएगी बच्चों को? समझो कैसे। लॉग में अगर मल्टीप्लाई होता है, जब लॉग ओपन होता है तो प्लस के रूप में निकल के आता है। ठीक है सर, और इस माइनस की अगर मैं अंदर भी एंट्री कर दूं तो ये भी किसका हो जाएगा भैया? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हमारे पास बचा, चलो मैं लिख ही हूँ प्यार से, 0 to π/2 log साइन थीटा डी थीटा माइनस 0 to π/2 log कॉस थीटा π/2 माइनस। सर ये क्या कर दिया? सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। सुनो, एक हमने नियम पढ़ा है कि अगर 0 to a होता है तो उसको a माइनस एक्स लिख सकते हैं लिमिट में, तो π/2 माइनस थीटा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। अब सर हाँ एक चीज़ और कि सर आपने इसमें नहीं लिखा, इसमें लिख दिया, ये क्या बात है? अभी बात ना सोचो, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे, इसको चेंज कर सकते हो तो cos में आ जाएगा। आंसर एक ही आना है, तो ये होगा 0 to π/2 log साइन थीटा डी थीटा, और ये हो गया हमारे पास 0 to π/2 log साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा। और ये दोनों देखो एक जैसे हैं, तो ये दोनों एक जैसे, तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसके बाद देखो सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब ये मैं आपको बताऊं, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो, अब भाटी ये आपका बन गया एनसीईआरटी का रखा क्वेश्चन। ठीक है, लॉजिक जो था वो ख़त्म हो गया। तो अब इसके बाद आप इसका आंसर को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी। क्या? ये तो -2 है, 0 से π/2 log साइन थीटा डी थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -π/2 log 2। ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे tan थीटा का डिफरेंशिएशन आता है तो हम लोग डायरेक्ट sec स्क्वायर थीटा लिखते हैं, प्रूव नहीं करते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 2 से 2 शहीद हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ गया? पाई। यही आंसर लाना था, बिल्कुल सही। दिस इज योर आंसर। लॉजिक जो था वो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चंस हो रहे हैं भूमि कि अगर ये एग्जाम में आ गए तो छोड़ने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए मैं हर टाइप के ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये थोड़े से टफ लगेंगे, जैसा मानसी ने कहा कि सर कमज़ोर बच्चों को दिक्कत होगी, मैं पक्की बात है, ये तो फैक्ट है मानसी। अगर कोई एवरेज बालक है तो फिर उसे ये भी समझ नहीं आएगा कि ये वाली लिमिट आपने कैसे लगा। तो पहले बेसिक तो आपको भैया मजबूत करना पड़ेगा अपना। ठीक है, चलिए हटाओ, नेक्स्ट देखते हैं। घर पे मतलब गाँव में कहाँ पे? चलो देखो, सुनो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन x इक्वल्स x की पावर x। ये प्रूव करना है कि वो मिनिमम होगा जब x की वैल्यू 1/e होगी। तो पक्की बात है ए और डी का क्वेश्चन हो गया मैक्सिमम और मिनिमा का। सुनो ध्यान से सुनो। फंक्शन हमारे पास है x की पावर x और मुझे इस पर प्रूव करना है कि इस पर ये मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है सर, तो सबसे पहला काम है क्या? एक बार में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर इसे fx ले लो, कुछ भी ले लो जैसा आपको अच्छा लगे,
या y ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है सर। तो dy ओवर dx, अब x की पावर x है, प्रॉब्लम ये आ रही है फंक्शन की पावर फंक्शन है, यहाँ पे क्या होगा भैया, log होगा, क्या होगा यहाँ पे, log। तो टेकिंग log बोथ साइड, तो log y और log x की पावर x। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आगे आती है, यस और नो, तो x log x। चलो अब डिफरेंशिएशन करते हैं, log y का 1/y और dy ओवर x को छोड़ा भैया log x का 1/x प्लस log x को छोड़ा x का 1, ठीक है सर। तो dy ओवर ds, y का क्रॉस मल्टीप्लाई और ये 1 प्लस log x। अब y की जगह पुट कर सकते हैं क्या, x की पावर, ये एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो होती थी इसको रखो 0 के बराबर, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द फंक्शन, तो इसलिए 0 के बराबर पुट कर देंगे। जैसे ही हमने ये 0 के बराबर पुट किया, x की पावर x कहाँ गया, 0 में, तो इधर बचा 1 प्लस log x। अब 1 गया भैया उधर, तो 1 जब जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 1, ठीक है सर। अच्छा, अब एक बात सुनो, क्या सुनो, क्या हम लोग भैया 1 को log e लिख सकते हैं, क्योंकि बेस में भी e होता है, तो इसका आंसर तो 1 ही होता है, तो e को लिखो इस बार लिखो या फिर मत लिखो। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से सारे बच्चे लोग, जो ये माइनस है ये कहाँ पर जाएगा, इस पर जाएगा, ऐसे ही तो होता है, log में जो पावर होती है वो आगे आती है, यस और नो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब एक बात सुनो, e की पावर -1 को क्या 1/e लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कंपेयर कर दो, log से log हट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/e। ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट निकल के आया, लेकिन बट यार हमको ये प्रूव करना है कि इस पर मिनिमम वैल्यू आएगी, ऐसा हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो डबल डेरिवेटिव, अब इसका निकालेंगे दोबारा से डेरिवेटिव। तो सुनो, देखो कैसे होगा, सारे बच्चे सुनेंगे, देखेंगे। x की पावर x को छोड़ा, 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x का 1/x, ठीक है, प्लस 1 प्लस log x को छोड़ा, किसका किया, x की पावर x का, और x की पावर x का डेरिवेटिव कितना निकल के आया, यही आया, तो यही लिख दो यहाँ पे। तो x की पावर x, हाँ बेटे, जो 1 प्लस log x का रहा इसमें 1 का 0 होएगा। अरे ओए होए, पंकज को देख लिया क्या मैंने, हाँ सही कह रहा है, 1 का 0 होगा। अब पंकज ने बोला भी नहीं, log x का 1/, सही कह रहा हूँ। अब पंकज इस वाले x से ये x कैंसिल नहीं होगा, पावर में है ये, पता तुम्हें सब है, पता तुमको सब है बेटे। चलो अब देखो भैया, ये हो गया 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और x की पावर। अब एक बात सुनो, वैसे सुनो 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 सुनो, यहाँ पर पूरे में कहीं भी नेगेटिव साइन है, x की जगह 1/e, और e की वैल्यू जो होती है अप्रॉक्सीमेट 2.7 टाइप होती है, ठीक है। तो इसका आंसर पॉजिटिव, और x की जगह कुछ भी आप रखेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 से बड़ा आएगा, ठीक है सर जी। और थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लो यार, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, x की पावर x कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 1 प्लस x 1/x और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। जब आप करेंगे क्या, कहाँ लिखूँगा, यहाँ लिख देता हूँ, चलो, d²y/dx² में जब आप x की जगह 1/e रखें, इसका आंसर क्या, 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा मतलब मिनिमम वैल्यू देगा, इज द पॉइंट ऑफ। मानसी ऐसे ही किया था, तो ये ठीक है, मतलब ये आप लोगों से हो। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आने की उम्मीद है, और आ गए तो छोड़ने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, उसी टाइप के क्वेश्चन पर। नहीं ठीक था, तो एक दो सिंपल भी हैं, बीच बीच में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने को भी, तो वरना तो दिक्कत हो जाएगी ना। कुछ लोगों का तो तब भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता तुम्हारे लिए क्वेश्चन बने ही नहीं अभी। चलिए फिर देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 के। अब ये क्वेश्चन जैसे ही हमने देखा तो पता लगा ये चैप्टर कौन सा, ये 11 3D का है, ठीक है सर। बोल क्या रहा है, कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइंस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, और उनके बीच में एंगल भी आपको फाइंड करना, ये क्वेश्चन गिवन है। अच्छा देखो यार, ये जो इक्वेशन गिवन है दो लाइंस की, ये उनकी कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। तो कह रहे हैं ये दो लाइन है, अब एक तीसरे लाइन की इक्वेशन फाइंड करो
जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से होती हुई जा रही है। अगर सपोज मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि ये भैया दो लाइन है हमारे पास, एक लाइन ये रही L1, ठीक है सर, और एक लाइन हमारी ये जा रही है मान लो L2, ये जा रही है हमारे पास L2, ठीक। अब एक तीसरी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी जो इनके क्या है, परपेंडिकुलर, इस तरीके से कुछ होगा। लेकिन अब इस तरीके को भैया बनाएं कैसे, तो मैंने ऐसे दिखाने के लिए मैंने कहा ये एक लाइन हमको L3 जिसकी हमको इक्वेशन फाइंड करनी है, और ये जो लाइन है ये 1,1,1 पॉइंट से होती हुई जा रही है, यस और नो, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अच्छा सर, रिकॉल करा देता हूँ, बट ये जो क्वेश्चंस है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये वही बच्चे करें जो भैया NCERT कम से कम कर चुके हैं, अदरवाइज दिक्कत होगी आपको। तो एक लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी, ये रही लाइन, ये एक पॉइंट से होती हुई जा रही है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या ये हो सकती है, R = I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस B वेक्टर। अब आप कहेंगे सर ये आपने लिखा क्या, तो इसीलिए मैं जल्दी से 1 मिनट के अंदर रिकॉल करा दूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लाइन की वो ये होती है R = A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर, ये उसकी वेक्टर इक्वेशन है। कैसी, ये एक ऐसी लाइन है जो किसी एक पॉइंट मान लो हमारे पास कुछ भी ले लो, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम लोग समझाने के लिए। एक लाइन है, ये इस पॉइंट से मान लो होता हुआ जा रहा है 1 2 3 ले लो कुछ भी, और एक जो वेक्टर है B वेक्टर वो इसके क्या है भैया, पैरेलल, ठीक है सर। तो इस लाइन की इक्वेशन होती थी, ये इसका पोजीशन वेक्टर होता था A वेक्टर और ये हमारा क्या होता था B वेक्टर, ठीक है सर। तो इस तरीके की हमारा ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। तो बस कायदे में देखा जाए हमको B वेक्टर फाइंड करना है, नियम ये कहता कैसे भी करके भैया B वेक्टर निकाल दो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशंस गिवन है ये कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। तो कार्टेशियन फॉर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी क्या होती थी, x - x1/a और y - y1/b और यस और नो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी x1 y1 z1 क्या होते थे, जो पॉइंट्स गिवन हैं, यस और नो, और ए बी सी जो हमारे पास एक वेक्टर उसके पैरेलल है, उसके डायरेक्शन रेशियोज, ये तो बेसिक ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मानसी देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। x + 2 को लिखेंगे दिस अपॉन 1, y - 3 तो पहले से ही है 2, और इसको लिखेंगे z - -1 अपॉन, ठीक है। तो अगर मैं आपको अब समझाऊँ x - x1, ये मान लो हमारे पास x1 हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया y1 हो गया, और ये हमारे पास क्या होगा भैया z1 हो गया, और ये हमारे पास a1 b1 c1, यस और नो, इसी तरीके से हो गया। ये कार्टेशियन फॉर्म है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये होगा -2i कैप प्लस 3j कैप और -k कैप प्लस लैम्डा, अब ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, यस और नो। अब ऐसे ही मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ, तो यहाँ से ये निकल जाएगा r वेक्टर = i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और प्लस म्यू ले लो, चलो यहाँ पे है 2i कैप प्लस 3j कैप। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है सर। अच्छा, अब एक बात सुनो, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है और कह रहे हैं, हाँ 3, अच्छा 3 वहाँ पे, ओके ठीक ठीक ठीक। चलो, ये जो लाइन है समझना सारे बच्चे ध्यान से, ये जो लाइन है ये इन दोनों की क्या है भैया, परपेंडिकुलर। तो एक बात सुनो, तो ये बी वेक्टर भी तो इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्यों, ये बी वेक्टर क्या है, ये इस लाइन के पैरेलल, यस और नो। अगर ये लाइन इनके परपेंडिकुलर है तो बी वेक्टर भी तो परपेंडिकुलर होगा। तो बी एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर, यस और नो। और अगर मैं आपसे बोलूं ये एक लाइन की इक्वेशन है, जो ये वाला वेक्टर है और जो ये वाला वेक्टर, ये इनके क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। तो अगर ये लाइन इन दोनों पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये जो वेक्टर भी इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर।
तो ऐसे में इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट करके एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो इन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर, पैरेलल, फिलोफिलोम, कुछ भी ऐसे मत करो, ठीक है। क्या बात समझ आ रही है? चलिए तो अब निकालते हैं भैया। देखो इस वेक्टर को आपको समझाने के लिए मैं इसको b1 वेक्टर बोल देता हूँ और इसको मैं b2 वेक्टर बोल देता हूँ। तो अब मैं निकाल लूँ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। तो नियम कहता है i और j और k, ठीक है सर। तो ये हो गया 1 2 4, 1 2 का 4 और 2 3 3। चलिए भैया वेक्टर निकालो। तो i इस 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, तो माइनस का 6 माइनस का j, इसको ये किया 3 बन जा 3 और माइनस 4 2 जा 8, तो माइनस का 5 प्लस का k कैप माइनस का 1। तो ये निकल के आया हमारे पास माइनस का 6i कैप प्लस का 5j कैप और माइनस का k कैप। ये एक ऐसा वेक्टर निकल के आया है जो b, इन दोनों लाइन के आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो यही तो b वेक्टर है, यही तो b वेक्टर है। तो दिस इज योर आंसर। b वेक्टर की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ये लाइन की वेक्टर फॉर्म आ गई। बट हमसे बोला था वेक्टर कार्टेशियन दोनों बतानी है आपको, ठीक है। तो जल्दी मैं फाइनल पहले आंसर लिखूँ, जो r वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस, अब लैम्डा भी हो गया, म्यू भी हो गया, कुछ भी ले लो, क्या ले लो, अल्फा ले लो, ख़त्म करो, इसमें क्या है। तो माइनस का 6i कैप प्लस का 5j कैप और माइनस का, ये हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई। ये एक ऐसी लाइन है जो इन दोनों लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। बट हमसे बोला गया था कि कार्टेशियन भी फाइंड करो। तो बहुत सिंपल है, कार्टेशियन में क्या है यार, कार्टेशियन बहुत सिंपल। देखो जरा, अगर आपको कंसेप्ट अगर आते हैं, देखो जो i j k वो भैया यहाँ पे उठा के रख दो, और ये 6 माइनस 6 5 और माइनस 1 यहाँ पे उठा के रख दो, तो क्या होगा, x माइनस 1 अपॉन माइनस 6 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 5 और z माइनस 1 अपॉन, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म। पक्की बात है। फिर कह रहे हैं कि भैया इन दोनों लाइन के बीच का एंगल भी फाइंड करो। तो एंगल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला आपको याद है तो बस, तो देखो भैया फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होते हैं, देखो ये जो हमारे a1 b1 c1 और दूसरे वाले के ये क्या है, a2 b2 और c2। यहाँ केवल और केवल वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। a1 b1 c1 a2, ये जो फॉर्मूला होता है ये कार्टेशियन फॉर्म के एंगल का होता है, जब कार्टेशियन फॉर्म में होती है। क्या चमका, क्या लग रहा है। देखो एक चीज़ जान लो, जो बच्चे लोग अगर केवल इस क्वेश्चन को ही समझेंगे तो उनको दिक्कत होगी। अगर आपको 3D का बेसिक पता है, क्योंकि अब ये इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको थोड़ा बहुत 3D आता है, अदरवाइज तो फिर यार बेसिक से पढ़ो फिर तो कोई। क्या मैं समझा पाया, कहाँ पे लग रहा है कि सर यहाँ थोड़ी दिक्कत से हुई, आपने थोड़ा फास्ट कर दिया या कम समझ आया। पंकज कहाँ पे लग रहा है दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया, बताओ तो कहाँ पे तुमको लगा पंकज दिक्कत है। चलो तुमने फीस दी, तुम बताओ बेटा तुम्हारा दिन है आज का, बताओ। तो फीस तो 2 महीने से बंद करें पहले, फीस तो 2 महीने में दी।